हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे दैट इज माइटोसिस। माइटोसिस में जो माइटोस वर्ड है उसका मतलब होता है थ्रेड एंड ओसिस मीन स्टेट। सो इन दिस thread are formed thread are formed in this type of division or stage, and these thread are known as spindle fiber. Threads are known as spindle fiber. Strasburger explained mitosis in case of plants. Fleming explained mitosis in case of animals. The term mitosis given by Fleming. The term mitosis is given by Fleming. Mitosis take place in somatic cells, that are haploid and diploid, they also take place in germ cells. During multiplication of germ cells. During multiplication phase of germ cells. So mitosis occurs in germ cells and somatic cells. And after the mitosis or the division, the formed two daughter cells have same number of chromosomes as the parent contain. Therefore, two daughter cells formed have same number of chromosomes as parents contain. Therefore, this is known as equational division. So the stages are, first the karyokinesis stages under mitosis. First is the karyokinesis, that is nuclear division. And the substages are prophase, metaphase, then anaphase, and then we have telophase. And after karyokinesis, the next stage is cytokinesis. In this, cytoplasmic division occurs. The cell 2n, like suppose a 2n cell, then gets divided 2n and 2. So when cell after interphase, chromosome number will be 2n and C value is 4C. तो जो फाइनली एक डिवीजन हो जाएगी एक सेल की,
लेट्स सपोज दिस इज द पेरेंट सेल। जब डॉटर सेल्स बन जाएंगी तो उनमें 2C क्या है, फाइनलाइज तरीके से C वैल्यू रहेगी। सो ये था स्टार्टिंग टॉपिक्स रिगार्डिंग द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। सो स्टार्ट करते हैं हम इंटरफेस सेल्स से। सो इंटरफेस में जो हमारे पास 2n पार्ट है, जो क्रोमोसोम नंबर है 2n पार्ट, उसको हम 4 कंसीडर कर लेते हैं। लेट 2n इक्वल टू 4, ताकि हम 4 फाइबर्स बना के क्या है इजिली समझ सकें। सो इंटरफेस जो सेल रहेगी उसके अंदर क्या क्या फीचर रहेंगे वो देखिए। लेट्स सपोज ये 2n इक्वल टू 4 है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। वी हैव द सेंट्रियोल्स, तो ये पार्ट हमारे पास सेंट्रियोल है। वी हैव इंटैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, as intact, and this contain the nuclear pore. This is nuclear membrane, and these are known as chromatin fibers. And in chromatin fibers में 2n equal to 4 हमने क्या कर लिया, कंसिडर कर। So this is the interphase cells. इंटरफेस स्टेज है ये। सो इंटरफेस स्टेज के बाद जिसमें G1 हम पढ़ चुके हैं, S हम पढ़ चुके हैं एंड G2 हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद जब हम M फेज में एंटर कर रहे हैं तो इंटरफेस स्टेज के बाद जो स्टेज आएगी दैट इज अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज, इस अर्ली प्रोफेज स्टेज में द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन एंड द गोल्जी मेम्ब्रेन, ये तीनों मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगी, डिसोसिएट्स। क्या हो जाएंगी, डिसोसिएट। नेक्स्ट, द सेंट्रियोल माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल्स। ये सब चेंजेस आपको देखने को मिले। एंड द क्रोमेटिन फाइबर, जो 2n इक्वल टू हमने 4 माने हैं, एक्चुअल में वो पूरा कंटेंट है हमारे पास डीएनए का, स्टार्ट कंडेंसिंग। सो देयरफॉर हमें क्या दिखेगा, दिस इज द अर्ली प्रोफेज सेल, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इंटैक्ट थी अब वो डिसोसिएट होना स्टार्ट होगी, तो इसलिए हम थोड़ा रफ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं इसकी। एक सेंट्रियोल ये रहा और दूसरा ये रहा, ये इस तरफ मूव कर रहा है तो ऑपोजिट पोल्स की तरफ ही आ जाएंगे। एंड क्रोमेटिन फाइबर स्टार्ट्स कंडेंसिंग। कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे क्रोमेटिन फाइबर। सो ये ओवरऑल टॉपिक था हमारा अर्ली प्रोफेज। एंड प्रोफेज होने के बाद, अर्ली प्रोफेज होने के बाद जो लेट प्रोफेज होगी उसमें क्या चेंजेस होंगे अर्ली प्रोफेज से, वो देखते हैं। तो अर्ली प्रोफेज में हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन एंड गोल्जी मेम्ब्रेन, दे स्टार्ट डिसोसिएटिंग। तो जस्ट हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ शो कर रहे हैं। सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, देखो एक ये यहाँ रह गया और एक यहाँ पे मूव कर रहा है, एरो से हमने शो किया। और जो क्रोमेटिन फाइबर है वो कंडेंस हो चुकी है। इससे इंटरफेस स्टेज में हमने जस्ट क्रोमेटिन फाइबर बनाए थे, अब जरा हमने उन्हें क्या कर दिया, डार्क कर दिया, दैट मींस दे स्टार्ट कंडेंसिंग। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट फेज
that is known as late प्रोफेज। नेक्स्ट फेज क्या है हमारे पास? लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होगा? टू एस्टर आर फॉर्म्ड, वन एट ईच एंड, और ये सेंट्रियोल से ओरिजिनेट हो, वन एट ईच एंड। स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे यहां पे, द स्टार्ट फॉर्म्स, एंड दीज फाइबर्स, द स्पिंडल फाइबर्स attach to the chromosomes, attach to the chromosomes, and starts contracting into a differential manner, so finally किस तरीके की लेट प्रोफेज में हमें स्टेज देखने को मिलेगी? ये रही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब पूरी कंप्लीट तरीके से, या जितनी भी मेम्ब्रेन्स थी वो सारी डिसोसिएट हो चुकी हैं। एक सेंट्रियोल ये रहा और एक सेंट्रियोल ये रहा। यहां से हमें एस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, ये एस्टर्स हैं हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर से बने हुए हैं, और इधर क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन कंप्लीट तरीके से जो हमने 4 शो किए थे 2n = 4 उनकी हो चुकी है। So these are the chromosomes which have double arms as sister chromatids, which have double arms as sister chromatids। तो यहां से कुछ फाइबर इस तरीके से क्रोमोसोम को अलाइन करेंगे, कुछ डायरेक्ट भी क्या है होंगे, तो मल्टीपल क्या है स्पिंडल फाइबर दोनों सेंट्रियोल की तरफ क्या है प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सबसे लंबे हैं, सो दीज आर नोन एज लॉन्गर फाइबर, दिस इज नोन एज सेंट्रियोल, और ये स्मॉलर फाइबर हैं, ये क्या है स्मॉलर फाइबर, और इन्हीं स्मॉलर फाइबर को हम क्या बोलते हैं एस्टर रेस। क्या बोला जाता है एस्टर, ये स्टार की तरह विजिबल होते हैं ये चीज एस्टर रेस। सो लेट प्रोफेज में हमें ये सारी स्टेजेस देखने को मिलती है। तो जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस, मतलब जो क्रोमेटिन फाइबर है वो कंडेंस हो चुका है क्रोमोसोम के फॉर्म में, और उन पर डबल आर्म्स हैं, अब दे हैव सिस्टर क्रोमेटिड्स, डबल आर्म की फॉर्म में वो प्रेजेंट है, एंड उन्हीं से स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल से अराइज हुए हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं। स्पिंडल फाइबर याद करो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने थे। तो लेट प्रोफेज के केस में आपको स्टेज देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज नोन एज मेटाफेज। नेक्स्ट स्टेज जो मेटाफेज है उसमें क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, उसमें जितने भी क्रोमोसोम जो अप्स एंड डाउन पोजीशन पे जो प्रेजेंट थे, जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर है वो उसको एक इक्वेटोरियल प्लेट के फॉर्म में या एक लाइन में अरेंज कर देंगे। दिस इज द सेंट्रियोल, स्मॉल फाइबर एस्टर रेस, longer fibers,
2 3 और ये फोर्थ मान लो। तो इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाए। सी पोल टू पोल क्या है, फाइबर प्रेजेंट है, सो दे आर नॉन एज इंटरपोलर फाइबर्स। मेटाफेज स्टेज की बात हो रही है, या फिर इनको बोला जाता है कंटिन्यूअस फाइबर। These are known as chromosomal spindle fiber और बीच में क्रोमोसोम ज्वाइन हो गए इसलिए दे आर नोन एज डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। तो मेटाफेज स्टेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक लाइन में क्या हो चुके हैं, अरेंज हो चुके हैं। सो क्रोमोसोम्स अलाइन on the equatorial plate and the chromosomes spindle fiber are attached to kinetochores। अब ये नई टर्म आई है, दिस मीन्स अगर हम एक क्रोमोसोम को देखें तो क्रोमोसोम एक्चुअल में क्या है, जस्ट एक शेप है जिसमें डीएनए और वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो यहां एक प्रोटीन यूनिट लगी रहती है कंस्ट्रक्शन साइट पे, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन साइट पे, एंड दिस प्रोटीन यूनिट इज नोन एज काइनेटोकोर। और इसी यूनिट से स्पिंडल फाइबर क्या करता है, अटैच करता है। सो जो क्रोमोसोम्स पे जो स्पिंडल फाइबर जो अटैच कर रहा है वो बेसिकली काइनेटोकोर पे अटैच होता है, जो कि क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट। नेक्स्ट स्टेज वी हैव द एनाफेज। एनाफेज स्टेज में क्या होगा, जो भी इक्वेटोरियल प्लेट पे जो क्रोमोसोम्स अलाइन हुए हैं उनको अब सेपरेट किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज वी हैव द एनाफेज। सो अगर डायग्रामेटिकली हम देखें इसे, एस्टरेज कि एक, इसको आप अप एंड डाउन भी बना सकते हैं। ये हो गए हमारे पास स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर से अटैच हैं और जिन्होंने क्रोमेटिड आर्म्स को सेपरेट कर लिया है। तो इससे क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेट पे जो क्रोमोसोम्स अलाइन थे अब उनमें क्या हो रही है, स्प्लिटिंग होती है। सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। जो हाफ हाफ सेट दोनों तरफ क्या है, मूव ऑन हो। सो फाइनली बेसिकली ये पूरा एक सेल के अंदर है। तो ये इस तरफ स्ट्रेच करेंगे पोल्स की तरफ और ये इस तरफ। तो पहले क्रोमोसोम्स आपस में अलाइन थे एंड इनके सेंटर में भी क्या प्रेजेंट रहेगा, स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे जो इन दोनों को सेपरेट करने में हेल्पफुल होंगे। So बेसिकली अगर हम इसकी नेमिंग करें तो सेम जैसे एक तो कंप्लीट मान लीजिए कुछ है हमारे पास फाइबर, दिस इज नॉन एज इंटरपोलर और वी कैन से दैट द कंटिन्यूअस फाइबर।
and this we have the interzonal fiber which forms between centromere, जो सेंटर पार्ट होता है क्रोमोसोम का, दिस इज नॉन सेंट्रोमियर, एंड दिस इज नॉन एज डिसकंटिन्यूअस फाइबर। बाकी एस्टर, सेंट्रियोल, वो सब नेमिंग सेम है। तो एनाफेज स्टेज में हम क्या देखने को मिल रहा है, क्या क्या पॉइंट्स हैं एनाफेज स्टेज के लिए, वो हम देखते हैं। दैट द फोर्सेस responsible for movement of chromosomes from equatorial plate to poles, कौन कौन सी फोर्सेस रहती हैं वो। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, जो भी स्पिंडल फाइबर अटैच है क्रोमोसोम के साथ पोल से, सेंट्रियोल से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट फोर्स ये लगती है दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर नेक्स्ट, जो इंटरजोनल फाइबर हमने देखे दोनों के बीच में, जो सेंट्रोमियर के बीच में बनते हैं, वो भी स्ट्रेच करते हैं, तो उनकी वजह से भी क्या है, मूवमेंट होती है, दैट स्ट्रेचिंग ऑफ इंटरजोनल फाइबर। और पर क्रोमोसोम 30 एटीपी क्या है यूज होते हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एनर्जी यहां पर मिल रही है, तो एक्टिव प्रोसेस है, इसलिए ये चीज एटीपी पर क्रोमोसोम, तो इसलिए इजी वे में क्रोमोसोम क्या है, सेपरेट आउट। सो सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, तो वो इंटरजोनल फाइबर की फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट करता है अपने आप को। सो व्हेन सेंट्रोमियर splits, this appear as interzonal fiber, क्योंकि और कोई जगह नहीं होती यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन की। इंटरजोनल फाइबर कहां से बनते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग के बाद बनते हैं। सो फाइनली जब ये सेपरेट हो रहे होते हैं, तो क्रोमोसोम्स की हमें अलग अलग शेप्स दिखती हैं। सो वी गेट alphabetically shapes to the chromosomes। वो किस तरीके से, देखो, अगर ये हमें इस शेप में देखने को मिले, तो ये के शेप कहलाती है। इसको हम नाम देते हैं मेटासेंट्रिक। किस बेस पे नाम देते हैं, क्रोमेटिड की आर्म्स सेंट्रोमियर से किस तरीके से प्रेजेंट है, उस बेसिस पे। सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में होता है और आर्म्स इक्वल लेंथ की होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर मेटासेंट्रिक, और ये के शेप बनाते हैं। नेक्स्ट, एक आर्म थोड़ी सी छोटी है और सेंट्रोमियर से एक आर्म अगर छोटी है और एक बड़ी है, तो एल शेप अपीयर हमें होता है, दिस इज नॉन एज सब मेटासेंट्रिक। एंड नेक्स्ट शेप वी गेट इज एक्रोसेंट्रिक, जो रहती है जे शेप। एक आर्म एक्सेस छोटी है और एक एक्सेस बड़ी है, तो जे शेप, दिस इज नॉन एज एक्रोसेंट्रिक। एंड एक बिल्कुल ही छोटी है या नहीं है, दैट इज नॉन एज टीलोसेंट्रिक, ये कहलाती है आई शेप। तो इस तरीके से डिफरेंट ये शेप्स के हमें क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम्स जब सेपरेट हो रहे होते हैं एनाफेज स्टेज में, तब हमें देखने को मिलती है। तो ये सेंट्रिक शेप, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक,
ये शेप्स किस बेस पे हमने देखी हैं कि सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड की लेंथ कितनी है, उस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या उसका नेम हो। एंड द लास्ट स्टेज वी हैव द टीलोफेज स्टेज। लास्ट स्टेज हमारे पास क्या है, टीलोफेज स्टेज है। सो इट इज द ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज stage, or we can say that it is reverse of prophase. In this, nuclear membrane reappears. In this, nuclear membrane reappears. Chromatin fibers forms. That means जो क्रोमोसोम बने थे वो decondense हो जाएंगे. So the chromosomes decondense to form what? Chromatin fiber. एस्टर रेज जो छोटे स्पिंडल फाइबर थे और जो लॉन्गर जो हमें स्पिंडल फाइबर दिखे हैं वो सब, ये सब डिसअपियर हो जाएगा। अब इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, डिसअपियर्स। एंड जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली हमारे पास थे लाइक गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब क्या हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे। सो ऑल membranous organelle reappears like endoplasmic reticulum, Golgi body, etc. So basically the, और इसमें फर्दर अगर हम साइटोकाइनेसिस स्टडी करें तो वो किस तरीके से होगी वो भी हमें यहाँ पे देखना है। अगर हम एक एनिमल सेल को स्टडी करते हैं, सो इनवेजिनेशन हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी। सो इनवेजिनेशन of plasma membrane occurs, invagination of the plasma membrane occurs in this telophase stage. कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग ये लिखा है कि वो एनाफेज स्टेज से ही एक्चुअली क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। सो अगर डायग्रामेटिकली हम इस पोर्शन को देखें सो वो हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। This is one centriole and this is another centriole. Chromatin fibers, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बननी स्टार्ट हो चुकी है और कुछ टाइम बाद बन जाएगी कंप्लीट तरीके से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन फाइबर, तो 4 का सेट हमने माना था तो इसलिए हम 4 ही यहां पर बना रहे हैं दोबारा से। एंड इनवेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन देखो इनवेजिनेट हो रही है, स्टार्ट हो चुकी। तो इस तरीके से फाइनली ये पोर्शन हमें क्या शो करता है, टीलोफेज। तो दिस इज द इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किस केस में है हमारे पास, एनिमल सेल के केस में। बट एक्चुअली ऐसा देखा जाता है कि एनाफेज से ही ये इन्वेजिनेशन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ये है एनिमल सेल के केस में। लेकिन अगर हम प्लांट सेल का केस लेते हैं तो प्लांट सेल में क्या होगा, सेंटर में डिपोजिशन ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट, डिपोजिशन ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट अकर्स। फ्रैग्मोप्लास्ट क्या है, फ्रैगमेंट्स है एंडोप्लाज्मिक, गोल्जी बॉडी, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स के फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो यहां पर अरेंज होंगे और अरेंज होने के बाद फ्रॉम सेंटर टू द साइड पेरिफेरी इनकी क्या हो, डिपोजिशन बढ़ेगी एंड इट अपीयर्स लाइक ए प्लेट फॉर्मेशन। सो साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल के अंदर प्लेट फॉर्मेशन के हिसाब से होता है और एनिमल्स में
इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हिसाब से। सो बेसिकली इस तरीके से फाइनली वी विल गेट 2 डॉटर सेल्स। तो 2 डॉटर सेल्स हमारे पास क्या है, कंप्लीट तरीके से यहाँ पे बन जाएंगे। सो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की अगर हम बात करें कि क्या सिग्निफिकेंस है माइटोसिस के, वो ये है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ। जैसे एग्जांपल लें, एक जाइगोट से पूरा न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म बनना, तो वो ग्रोथ जो होगी वो माइटोसिस की वजह से पॉसिबल है। इट हेल्प इन रिपेयर एंड रीजनरेशन। जैसे एग्जांपल ले हम, स्किन का कोई भी इंजरी हो जाए तो दोबारा स्किन क्या है, रीजनरेट या रिपेयर हो जाती है। दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्रोमोसोम मेंटेनेंस में बड़ी हेल्प करती है। आफ्टर डिवीजन क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। सो दे हेल्प इन मेंटेनिंग they help in maintaining the chromosomes number in dividing cells। इसी वजह से हम इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। एंड चाहे आप इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखिए, उन दोनों में ये हेल्प करती है। तो इट हेल्प इन द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो ये टॉपिक था हमारे पास माइटोसिस।